अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो यार अक्सर औकात हम लोग अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं। हम में से बहुत से लोग मुझे अक्सर औकात कमेंट्स में मिलते हैं कि सर हमने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन हुआ क्या? अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया, अच्छे डॉक्यूमेंट्स भी लगाए, तमाम रिक्वायरमेंट्स भी पूरी की, उसके बावजूद स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपसे बात करूँगा ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं, वो अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं जिनका अगर आप ख्याल ना रखें, वो गलतियाँ हैं, तो आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो सकता है। आपकी सारी मेहनत, सारी क्वालिफिकेशन जो है दरी की दरी रह जाएगी और आपके पासपोर्ट पे एक स्टैम्प भी लग जाएगा, यानी कि आपने ऑलरेडी वीज़ा अप्लाई किया है और रिफ्यूज़ हो चुका है। तो आइए इन गलतियों के बारे में बात करते हैं ताकि आप में से बहुत से लोगों को फ़ायदा हो सके जो कि स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स नंबर 5 पे मैं आपके सामने बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो कि लोग करते हैं, ध्यान नहीं रखते। फंड जब लगाने का कहा जाता है एम्बेसी की तरफ से कि आप अपने फंड शो करें, फॉर एग्जांपल जर्मनी के लिए 8,400 यूरो ब्लॉक्ड अकाउंट में, यूके के लिए है जो ऑलमोस्ट 12, 14, 15 लाख की बैंक स्टेटमेंट्स, फ्रांस के लिए, कनाडा के लिए 18, 19 लाख की बैंक स्टेटमेंट और बाकी ममालिक के लिए। बहुत से लोग जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उस बात का ख्याल दिल से निकाल देते हैं कि उन्होंने इसकी रिसोर्सेज शो करने, यानी जो बैंक स्टेटमेंट आपने अपने अकाउंट में रखी है, जो अमाउंट अपने फादर से लेके, पेरेंट्स से, भाई से, किसी भी लेके अपने अकाउंट में रखे, उनका सोर्स, उनका मींस जो है वो शो करना है कि फाइनेंसेस के मींस क्या है, रिसोर्सेज क्या हैं जिसके थ्रू पैसा आया है। बहुत से लोग सिर्फ ये करते हैं कि अपने फादर के बैंक अकाउंट से एक बैंक स्टेटमेंट निकलवा के साथ लगा देते हैं, ये देखिए मेरे फादर के अकाउंट से पैसे आए। ये इनफ नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज या पूरी बाकी दुनिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में भी इस बात को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है जो आपके पास फाइनेंसेस हैं, जो मनी है वो लीगल जराए से आई हो या फिर वो वैसे ना हो, लंप लॉजमेंट्स ना हो। तो इससे बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये है फ्रेंड्स कि आप लोग जो हैं अपने अगर फादर की बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं, यानी वो आपको फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं, भाई या फिर और कोई रिलेशन, तो आप लोग प्लीज़ उनके इनकम रिसोर्सेज शो करें। अगर फादर के कर रहे हैं तो शो करें, उनकी शॉप है, उनका बिजनेस है, वट एवर जो भी मीन्स हैं, उनका लेटर हेडेड पेपर, उनके टैक्स रिटर्न, तमाम चीज़ें लगाएं। हर कंट्री के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूर लगाएं ताकि उनको पता हो फंड्स प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं और मेंटेन रहेंगे, या फिर ये लंप लॉजमेंट नहीं है कि किसी ने आपको दिए, वीज़ा लगने के बाद आप वापस दे दोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप अकाउंट में पैसे हों, बैंक स्टेटमेंट हो जब आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को यकीन दिलाना है कि रेडिली अवेलेबल अमाउंट है, और उस कंट्री में जाने के बाद आप एम्बेसी की, किसी भी एम्बेसी की इंस्ट्रक्शंस पढ़ें बैंक स्टेटमेंट को लेके, उसमें साफ कहा गया होता है कि फंड्स जो हैं आपके अकाउंट में हों, प्लस वो अवेलेबल हों जब आप उस मुल्क में भी जाएं। नंबर 4 पे फ्रेंड्स मैं बात करना चाहूंगा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की, इररिलेवेंट सब्जेक्ट चूज करना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आईटी पढ़ा होता है, साइंस में चले जाते हैं, साइंस पढ़ा होता है, सोशल साइंसेज में चले जाते हैं। रेलेवेंसी ऑफ सब्जेक्ट इज रियली इंपॉर्टेंट। जब आप रेलेवेंट सब्जेक्ट में जाते हो तो आप एक अच्छा मोटिवेशनल लेटर बना सकते हो वीजा ऑफिसर को कायल करने के लिए कि आप क्यों जा रहे हो, इंटेंशन शो करना है। हायर एजुकेशन का क्या मतलब होता है? हायर एजुकेशन का ये मतलब होता है कि जो एजुकेशन आपने ऑलरेडी की हुई है हासिल, उसको मजीद जो है एक तरह की यानी और हाईएस्ट लेवल्स पे लेके जाके उसमें महारत हासिल करना ताकि आपको अच्छी जॉब्स मिल सके, अच्छा करियर बना सको। बहुत से लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते, प्राइवेट कॉलेज चूज करते हैं, महंगे महंगे फीस पे करते हैं। अगर उन्होंने एफए किया हुआ है, बीए किया हुआ है, तो एमबीए के 0 सेमेस्टर में या एमबीए में एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे। इररिलेवेंट सब्जेक्ट से परहेज करें, या आपकी जो मोटिवेशनल लेटर है उसको जीरो कर देगा, आपकी जो इंटेंशन है उसको अनक्लियर कर देगा और अनडिक्लेयर समझेगा। स्पेशली इंग्लैंड और यूके वाले जो हैं, स्पेशली यूके वाले और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं, इस बात का खास ख्याल रखें, वो इन बातों को बहुत नोट करते हैं। और बाकी कंट्रीज जो नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पे तो भाई आपको रेलेवेंट सब्जेक्ट में एडमिशन मिलता ही नहीं है, यूनिवर्सिटी ही आपको इस प्रोसेस से आगे नहीं आने देती, एम्बेसी तो दूर की बात है। नंबर 4 पॉइंट को जहन में रखें, इररिलेवेंट सब्जेक्ट से बचें। नंबर 3 पे फ्रेंड्स हम बात करेंगे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का ना होना। बहुत से लोग हैं फ्रेंड्स जो कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से भागते हैं। मेरा मतलब आइल्स और टॉफल है, आइल्स नहीं करना चाहते, टॉफल नहीं करना चाहते, भागना चाहते हैं इससे, यानी उनको मुश्किल लगता है। तो बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आप फी पे करते हैं, वो आपका एडमिशन रिलीज कर देते हैं, इस बात का ख्याल नहीं रखते कि आपने आइल्स किया हुआ या नहीं किया, उनको अपनी फीस से मतलब होता है। आप लोग एम्बेसी जाते हो, या तो इंटरव्यू देते हो, या आप इंटरव्यू के बगैर जब आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है, वो देखते हैं कि इसकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ही नहीं है। ऑलरेडी आपने पाकिस्तान में भी पहली तालीम तो उर्दू में होती है, काफ़ी क्लासेस की बाद में इंग्लिश में आती है, वो हो भी तो हमारे महर तलीम को उस तरह परखा नहीं जा सकता जैसे वो आइल्स को मांगते हैं। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है आइल्स मस्ट करें, चाहे कम बैंड्स
लगा के साथ एक छोटा फाउंडेशन कोर्स लगा लें, जैसे ऑस्ट्रेलिया में पॉसिबल है, यूके में पॉसिबल है, वो एक अलग से रास्ता है, ना कि बिल्कुल आइट्स करे ही ना। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मस्ट है। एम्बेसी लाख कहती रहे इसके बिना वीजा लग जाता है, दोस्त लाख कहते रहे इसके बिना वीजा लग जाता है। भाई इसके बिना वीजा लगता है, बहुत से लोगों का लगता है, लेकिन सारों का नहीं लगता। थोड़ी सी सुस्ती और काहली से बच के अगर आप मेहनत करके आइट्स कर ले तो वीजा के चांसेस बढ़ सकते हैं। नंबर 2 पे बात करेंगे। टॉप इंपॉर्टेंट थिंग मेरी नजर में ये है कि आपका गैप ना हो। बहुत से लोग कहते हैं सर हमारा एजुकेशन में गैप है, बैकलॉग्स हैं, गैप्स हैं। सर हम क्या करें? पहली बात, गैप होना गुनाह नहीं है, सिन नहीं है, आम इंसानों की लाइफ में ही होता है। यूरोप में लोगों का 4-5 साल गैप निकल आता है बैचलर के बाद मास्टर के दरमियान। इसकी वजह है कि वो वर्क करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो एम्बेसी इस बात को बुरा नहीं मनाती या फिर यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों का गैप हो, बल्कि वो इस बात को बुरा मनाती है गैप है तो आपने कुछ किया नहीं है, स्टडी से हट गए, तो फॉलो कैसे करेंगे? अपने मुल्क में फॉलो करने के लिए प्रूफ देने पड़ते हैं, ना कि आप लोग बाहर जाकर उसको कैसे फॉलो कर पाओगे, पढ़ पाओगे, सही ग्रेड्स दे पाओगे नहीं। तो आपने शो करना होता है, गैप्स को हमेशा कवर करें, छोटे छोटे शॉप डिप्लोमा से, जॉब से, रेलिवेंट जॉब से जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन से रिलेटेड हो। अगर नहीं है तो मुझे नहीं पता आपने कैसे अरेंज करना है, लेकिन इसको करो। गैप रख के जब आप अप्लाई करोगे इंटेंशन दोबारा अनक्लियर हो जाएगी और आप पे जो ओनर्स है प्रूफ्स को प्रोवाइड करने का वो आप प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। इंग्लिश कंट्री स्पेशली इस बात को लेके बहुत बुरा मनाती हैं, गैप्स के दौरान आपने कुछ नहीं किया, कोई आपने गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की हो जो आपके रेलेवेंट हो आपकी प्रीवियस एजुकेशन से, चाहे उसमें और काम भी हो सकते हैं, यानी कि रज़ाकाराना काम भी हो सकते हैं, यानी जिसमें आपने फ्री ऑफ कोर्स काम किया हो, कोई पेमेंट ना ली हो, कोई सैलरी ना ली हो। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझता हूँ आजकल के दौर में कि बहुत से लोगों के ग्रेड्स कम होते हैं या फिर वो मेहनत से बचने के लिए, इंतजार से बचने के लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में अच्छे इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करने की बजाय एजेंट्स की बातों में आके, या फिर एजेंट्स बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं टीवी पे, मीडिया पे बैनर्स लगाते हैं और बताते हैं नहीं हमारे पास इतने इतने कॉलेजेस हैं। जब जाओ कॉलेजेस कौन से निकलते हैं? इतने इतने कॉलेजेस, 2-2 कमरों के कॉलेजेस। यूके में यानी पिछले 7-8 सालों में 2 से 2,500 कॉलेज बंद किए जो कि 2-2, 3-3 कमरों के खुले हुए थे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने इतनी ज्यादा बुल्क में जो है वो बंदे लिए, स्टूडेंट्स लिए पाकिस्तान इंडिया से। जब वो वहां पे गए तो स्टूडेंट्स की तादाद कितनी थी? अलोड सिर्फ 100, स्टूडेंट्स कितने ले लिए? 500-600। तो वो एजेंट्स अपने कमीशन की खातिर आप लोगों को ऐसे इदारों में रिक्रूट करा देते हैं, फीसें पे करा देते हैं, उनको उस पर कमीशन मिलता है। आप लोगों की हो जाती है छुट्टी, जब आप जाते हो कॉलेज जाते हो एग्जिस्ट नहीं करते या बंद हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कंट्रीज में कॉलेज जो है वो स्पॉन्सर का दर्जा रखते हैं। जब आप लोग वहां पे जाते हो उसके बाद आप बेरारो मददगार हो जाते हो। जब आपका स्पॉन्सर ही नहीं रहा, कॉलेज नहीं रहा, दोबारा वीजा नहीं लगता, प्रॉब्लम्स होती हैं, एम्बेसी तंग करती है। फिर उधर जब आप बेरारो मददगार खड़े होते हो अच्छी यूनिवर्सिटी या महंगी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है। कोशिश करो, थोड़ी सी मेहनत करो यार। आजकल तो दौर ही बहुत कमाल का आ गया है। इन 2 नंबर एजेंट से बचो, खुदा के लिए बचो, नहीं तो कम अज कम इनके लिए थोड़ा सा चैलेंज बनो, इनके पास जाओ, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें तो उनको आगे से बताओ। इन्फॉर्मेशन कैसे बताओ? वीडियोस देखो, इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन लो, एम्बेसी की वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन लो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन लो, तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थोड़ा दिमाग लड़ाओ, थोड़ी सी मेहनत करो। कौन सी ऐसी चीज है जो आज के दौर में ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है? सब कुछ अवेलेबल है। गेन करने की कोशिश करो, आपको चांसेस और ऑप्शन जरूर मिलेंगे। इसको बहाना मत बनाएं। ये सबसे बड़ा लैक है आपकी वीजा एप्लीकेशन में। एडमिशंस मिल तो जाते हैं भाई, बहुत से लोगों को मिल जाते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में ना मिलें, प्राइवेट में मिल जाते हैं। उसको लेके खुश मत हो, एक छोटा सा स्टेप, एक पार्ट ऑफ योर वीजा एप्लीकेशन है। मेन चीज है वीजा लेना। स्टूडेंट वीजा दर्जनों के हिसाब से लोगों के रिफ्यूज होते हैं। ये बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं, 5 मैंने बताई हैं। इसके अलावा और बहुत सी हो सकती हैं। आपकी कंट्रीज के साथ टाइज हैं और आपकी उसके अलावा ग्रेड्स कम हैं और बहुत चीजें हो सकती हैं जो मैंने मेंशन नहीं की। मेजर ये 5 थे जो लोग जो हैं वो मिस्टेक्स हैं जो मैंने बताई हैं, जो लोग इनको इग्नोर कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक इसी तरह किसी वीडियो में हम आपसे मिलूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।